नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई के कारण तलाशने की जरूरत है। दैनिक भास्कर। कानून होने के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा है दल बदल। अगला चरण बिजनेस स्टैंडर्ड। ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रीय सहारा। मखमली आवाज से गीतों को पिरोते पिरोते थे अमीन सयानी। हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। बढ़ती महंगाई के कारण तलाशने की जरूरत है। दैनिक भास्कर। दुनिया में गेहूं 26% सस्ता हुआ, लेकिन भारत में 8% महंगा। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया में प्राकृतिक गैस के दाम 54% कम हुए, लेकिन भारत में 33% बढ़े। ये आंकड़े बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट के हैं। महंगाई किसी किसी देश के नागरिकों पर अघोषित टैक्स होती है। स्वयं सरकार बताती है कि 5 साल में जीएसटी की आय दोगुनी हुई है। ऑक्सफैम के अनुसार भारत में जीएसटी का 97% निम्न और मध्यम वर्ग देता है। भारत उच्च महंगाई दर में G20 में देशों में पिछले 1 साल और 5 साल के कालखंडों में दूसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार जहां गेहूं के दाम बढ़े, वहीं सोना सस्ता हुआ। देश में जीवन यापन की वस्तुएं तब महंगी हो रही हैं जब उनका उत्पादन भी बढ़ा है। चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार ने महंगाई थामने के लिए गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगाई। लेकिन गेहूं और चावल के दाम बढ़ते गए हैं। फिर अगर विश्व बाजार में गेहूं के दाम सस्ते हैं तो भारत में महंगाई क्यों है। मांग को देखें तो गरीब तबके की क्रय शक्ति भी नहीं बढ़ी है और न ही गेहूं की उत्पादन लागत भी अचानक बढ़ गई है। इसका सीधा सा मतलब है आपूर्ति तंत्र में कहीं कोई गड़बड़ी सरकार नहीं रोक सकी। सवाल यह है कि क्या आम जनता गेहूं पहने और सोना खाए या अपने भाग्य को कोसे। कानून होने के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा है दल बदल। अर्ध सेन गुप्ता, जय विनायक ओझा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के क्रमशः संस्थापक और रिसर्च फेलो। बिहार में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीतकर आधुनिक भारत की सबसे दिलचस्प राजनीतिक जीवनी का एक और खंड रच दिया है। बीते एक दशक में यह चौथी मर्तबा है जब नीतीश अपने गठबंधन सहयोगी का दामन छोड़कर विपक्ष से जा मिले हैं। इस राजनीतिक रंगमंच के चलते उस दर्शक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो एक बार की भूल ही जाए कि देश में दल बदल के खिलाफ कोई कानून भी है। बिहार इस कानून की विफलता का महज नवीनतम उदाहरण भर है। इसके पहले गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में भी विधायकों ने इस कानून में मौजूद अपवादों का फायदा उठाकर दल बदले हैं, सरकारें गिराई हैं और नई सरकारों का गठन करने में सफलता पाई है। इन तमाम घटनाओं ने संविधान की 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल विरोधी प्रावधानों का ब्यौरा देती है, कि 3 मुख्य कमियों को उजागर किया है। अनुच्छेद 4 में दलों के विलय से संबंधित प्रावधान, सभापति की भूमिका और जैसा कि बिहार में देखा जा रहा है गठबंधन में शामिल दलों की जवाबदेहियां तय नहीं करना। दल बदल गोवा में भी 2022 में देखा गया था, जब कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। दलों के विलय से संबंधित प्रावधान इसकी अनुमति देता है कि यदि एक दल के 2/3 विधायक अथवा सांसद दूसरे दल में चले जाएं तो इसे दल बदल के बजाय दलों का विलय माना जाएगा और इन सदस्यों को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। इसके पीछे यह कारण बताया गया था कि यदि किसी दल में सैद्धांतिक कारणों से फूट आती है तो उसे छोड़ने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविकता कुछ और ही होती है। इसी कारण से कहा जाता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची ने विधायकों की खुदरा बिक्री पर तो रोक लगाई है, पर थोक बिक्री को जायज माना है। अफसोस की दूसरी बात यह है कि भारत में एक निष्पक्ष सभापति नामक संस्था अभी तक जड़ें नहीं जमा सकी है। 10वीं अनुसूची के तहत पात्रता समाप्त करने संबंधी सभी प्रश्नों का निर्णय सभापति के अधीन होता है, परंतु चूंकि भारत में अध्यक्ष पद पर पहुंचने के बाद भी विधायक और सांसद अपने दलों की सदस्यता कायम रखते हैं, इसलिए उनके पूर्वाग्रह से संचालित होने की धारणा बन जाती है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी पाया है कि 1996 और 2004 के बीच सभापतियों के रिपोर्ट एनाटॉमी ऑफ इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ समक्ष पात्रता निरस्त करने संबंधी 55 याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी, लेकिन केवल 6 सदस्यों को ही अपना घोषित किया गया। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने की हो तो होलोहान के मामले में सभापतियों की स्वतंत्रता पर लगाम लगा दी थी। 2020 में जब राजस्थान में दल बदल का सवाल उठा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लेने से इनकार नहीं कर सकते और न ही उसे यह भी कहा था कि सभापति अपात्रता के मामले में इतने लंबे समय तक लंबित रख सकते हैं कि मामले पर का कोई औचित्य ही न रह जाए। अध्यक्ष के निर्णय दुर्भावना से भी प्रेरित नहीं हो सकते हैं। गठबंधनों का सवाल है और भी पेचीदा है। चाहे गठबंधन चुनाव के पहले बने या बाद में, उनका हर सदस्य दल कानूनी तौर पर एक विशेष इकाई होता है। अतः एक दल के गठबंधन छोड़ने और दूसरे के जुड़ने के निर्णय पर कानूनी सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी कारण से कई दल जैसे कि तेलंगाना राष्ट्र समिति एवं जनता दल संयुक्त, दोनों प्रमुख राष्ट्रीय गठबंधनों यूपीए एवं एनडीए में आते जाते रहे। इस समस्या का समाधान
दल बदल कानून में कुछ और प्रावधान ठूस देने से नहीं होगा। 2003 में दलों के विभाजन का प्रावधान, जो किसी दल के 1/3 सदस्यों को पार्टी बदलने की अनुमति देता था, को हटा दिया गया और दलों के विलय की न्यूनतम सीमा 2/3 हो गई। इस पर संशोधन के बावजूद अनैतिक दल बदल में कमी नहीं आई। विधि की रिपोर्ट ने पाया कि खासकर छोटे राज्यों की विधानसभाओं में, जहां सभासदों की संख्या कम होती है और साथ ही जहां अक्सर एक सदस्यीय दल भी पाए जाते हैं, वहां दलों का विलय बहुत आसान साबित होता है। इसका समाधान दलों में आंतरिक उत्तरदायित्व एवं लोकतंत्र लाना ही है। नेताओं की जवाबदेही तय हो तो उन्हें दल बदल के अपने निर्णय को न्यायोचित ठहराने को विवश करना होगा। यह बदलाव हर पार्टी में पाई जाने वाली आला कमान की तानाशाही को भी कमजोर कर सकता है। अगला चरण, बिजनेस स्टैंडर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गत शनिवार को तीसरी पीढ़ी का मौसम संबंधी उन पर इनसेट उदीर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा गया। वह पूरे मौसम के पूर्वानुमान की भारत की क्षमता बढ़ाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी इंजन के समस्या मुक्त प्रदर्शन से रोमांचित थी। उपग्रह को ले जाने वाले GSLV 14 रॉकेट में तीसरे चरण का क्रायोजेनिक इंजन लगा था। भारत ने 4 दशक तक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने के लिए संघर्ष किया है। इस परिपक्व और अच्छे प्रदर्शन का देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही इससे सैन्य क्षमताओं को भी नए आयाम मिल सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में तरल गैसों, प्रायः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो ढोए जा रहे भार को तीव्र गति प्रदान करती हैं। वे रॉकेट ज्यादा भार को तेजी से ऊपर ले जाते हैं। तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत कम तापमान पर अलग अलग भंडारित किया जाता है। इनके साथ मिलाने पर जबरदस्त विस्फोट उत्पन्न होता है। तापमान के अंदर का प्रबंधन और भंडारण टैंक में विस्फोट होने से रोकना आसान नहीं है। इन तकनीकी दिक्कतों से निपटने के लिए बेहतरीन डिजाइन की आवश्यकता होती है और साथ ही पदार्थ विज्ञान की अच्छी समझ भी जरूरी है। भारत समेत केवल देश है जिसे क्षमता है। भारत ने रूस के इंजनों के साथ शुरुआत की थी। बहरहाल वह दोहरी तकनीक है क्योंकि इसका सैन्य इस्तेमाल भी संभव है। पोखरण 2 और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के मिसाइल कार्यक्रम को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में शोध एवं विकास को बाधित करने का निरंतर प्रयास किया है। रूस ने भी तकनीकी हस्तांतरित नहीं की, हालांकि उसने बीते वर्षों में 6 इंजन अवश्य दिए। इसरो को रिवर्स इंजीनियरिंग को अपनाना पड़ा और नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पहले 15 प्रक्षेपण में 4 बार पूरी तरह और 2 बार आंशिक स्तर पर नाकामी झेलनी पड़ी। इस 16वें प्रक्षेपण के बाद माना जा रहा है कि तकनीक में स्थिरता आई है। इस इंजन को पहले इसरो के भीतर नॉटी बॉय का नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे स्मार्ट बॉय कहकर पुकारा जा रहा है। यह इंजन पृथ्वी की निचली कक्षा में 6000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है, जबकि ऊपरी कक्षा में करीब 1/3 भार ले जा सकता है। ध्यान रहे, इनसेट 3DS का वजन करीब 2275 किलोग्राम है। इससे भविष्य के मंगल व चंद्र अभियानों की जटिलता कम होगी। यह अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना में भी मदद कर सकता है। इसके तात्कालिक वाणिज्यिक असर भी है, इसलिए उदाहरण के लिए चूंकि वह अधिक भार को उच्च कक्षा में ले जा सकता है, इसलिए भारत वैश्विक उपग्रह कारोबार में अहम हिस्सेदार बन सकता है। इसरो के अलावा निजी क्षेत्र की स्टार्टअप भी क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और वे अलग अलग डिजाइन के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इनसेट 3DS पहले के 2 इनसेट के साथ समुद्र में अधिक दूरी को दायरे में लेगा। अगला मिशन है NISAR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को प्रोत्साहित करना। वह इसरो और नासा के बीच सहयोग के साथ अंजाम दिया जा रहा है और GSLV 14 का सबसे प्रतिष्ठित मिशन है। इसरो DRDO के साथ तथा एरोस्पेस अधिनियम के बाद निजी क्षेत्र के साथ तकनीक साझा कर सकता है। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र ने अब पदार्थ विज्ञान संबंधी क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जिसकी मदद से कई उपयोग संभव है। अंतरिक्ष में अधिक भार ले जाने की क्षमता का अर्थ है संचार में और मजबूती। इसमें सैन्य संचार शामिल है। क्रायोजेनिक इंजन ईंधन का इस्तेमाल करने में समय लेते हैं, इसलिए मिसाइल में इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें तुरंत दागना होता है। अंतर महाद्वीपीय क्षमता वाली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करती है। क्रायोजेनिक तकनीक के बाद सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए शोध एवं विकास आसान होगा। क्रायोजेनिक इंजन अच्छी खबर है, इसमें तात्कालिक के साथ दूरगामी लाभ निहित है। ऐतिहासिक फैसला, राष्ट्रीय सहारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने भाजपा के प्रत्याशी मनोज सोनकर को विजयी घोषित करने के पीठासीन अधिकारी के फैसले को निरस्त करते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस
कांग्रेस के साझा प्रत्याशी कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। अदालत ने चुनावी लोकतंत्र की शुचिता कायम रखने की दिशा में जो फैसला सुनाया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता बहाल रखने के लिए इस तरह के फैसले आवश्यक होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से सत्ता का हस्तांतरण आसानी से संभव हो पाता है और पराजित होने वाला प्रत्याशी प्रत्याशी चुनाव परिणामों की वैधता को स्वीकार करने में जरा देर नहीं लगाता है। स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पराजित प्रत्याशी ने चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम को स्वीकार नहीं किया हो। ऐसा भले हुआ है कि उसने चुनाव आयोग या अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। चंडीगढ़ के मेयर के मामले में भी आप और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें न्याय मिला। न्यायालय ने इस मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 से प्राप्त विशेषाधिकार के तहत फैसला सुनाया। इससे जाहिर होता है कि शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और लोकतंत्र को संरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वाह किया। अदालत ने भाजपा के प्रत्याशी मनोज सोनकर के वकील की ओर से नए सिरे से चुनाव कराने की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस जमशेद पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को चुनाव में धांधली के लिए न केवल जिम्मेदार ठहराया, बल्कि अदालत को गुमराह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया। चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बहाल रखने में अदालतों की भूमिका सराहनीय रही है। शीर्ष अदालत द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंडीगढ़ का मेयर घोषित करने के फैसले को हमेशा याद किया जाएगा। मखमली आवाज से गीतों को पिरोते थे अमीन सयानी। हिंदुस्तान, पवन दुग्गल, सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के विशेषज्ञ। बिनाका गीतमाला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों को सलाम। उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी अमीन सयानी। तो आइए भाइयों और बहनों, गाना है फिल्म जाने मन से और लता मंगेशकर कह रही हैं, आएगी 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 किसी को हमारी याद आएगी। किसी गाने के बोल को अपने शब्दों से किस खूबसूरती से पिरो देना है, यह कलाकारी अमीन सयानी से बेहतर शायद ही कोई जानता था। उन दिनों में छोटी उम्र का था, लेकिन गीतमाला का एक ऐसा कार्यक्रम था जिसका हम लोग शिद्दत से इंतजार किया करते थे। तब तक देश में टीवी जरूर आ गया था, पर ज्यादातर घरों में रेडियो ही देश दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन हुआ करता था। गीतमाला करीब 1 घंटे तक चलता और जब अमीन सयानी के शब्द गूंजते तो घर बाजार दुकान में मानो सब कुछ थम जाता। सयानी साहब जिस तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़ी छोटी छोटी कहानियों को आपस में जोड़ा करते, उससे यह प्रोग्राम एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता। इसलिए हम एक नई दुनिया में खो जाते थे। लगता है एक ऐसे दोस्त के साथ बैठे हैं जो हमें नया रास्ता दिखा रहा है। इसी वजह से गीतमाला के कई गाने या धुनें हमें आज तक याद हैं। अब अमीन सयानी साहब भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। वह भारतवासियों की आवाज़ है। जब भी रेडियो पर यह आवाज़ आती है तो समाज का हर तबका उसे पहचान लेता है। उसमें कोई बनावट भाव नहीं था। जमीन की खुशबू आती थी उससे। लगता है घर का ही कोई पुकार रहा है और हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। इस आवाज़ की एक खासियत यह भी है कि यह हर उम्र के लोगों को भाती थी। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सभी अमीन सयानी से जो शब्दों से जुड़ जाते थे। वह भारत की उम्मीद और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते। एक कार्यक्रम उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को टूटने से बचाने के लिए फिल्म संगीत का बड़ा हाथ है, वरना हम तो काफी पहले बिखर चुके होते। हालांकि ज्यादातर लोग आवाज के इस जादूगर को हिंदी का महदूद कह रखते हैं, जादूगर को हिंदी तक महदूद रखते हैं, लेकिन अमीन सयानी बहुभाषी थे और रेडियो पर अलग अलग भाषाओं के कार्यक्रम किया करते थे। रेडियो उद्घोषक के रूप में उनका पहला कार्यक्रम अंग्रेजी में था। मुझे कई बार उनसे मिलने का मौका मिला और हर बार मैंने उनसे कुछ नया सीखा। दिलचस्प है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा, करियर के दौरान सब कुछ सीखा, अपनी सिखाई को मांझा और फिर अपना स्तर इतना ऊंचा कर लिया कि एक चलते फिरते संस्थान बन गए। वह सिर्फ खनकती आवाज के ही मालिक नहीं थे, बल्कि तमाम किस्म की जानकारियों का भी खजाना थे। मैं उनसे पहली बार जब मिला था तब वो कैडबरी बॉर्नवीटा क्विज प्रतियोगिता कर रहे थे। उनके सामने आते ही मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। उनकी आवाज तो बचपन से सुनता रहा था, लेकिन शक्ल को आवाज से मिलाना बहुत मुश्किल हो गया। मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरी इस उलझन को संभवतः सयानी साहब ने भांप लिया। यह उनकी सिफत ही थी कि सामने वाले को यह एहसास नहीं होने देते थे कि वह कितनी ऊंची शख्सियत के मालिक हैं। सामने कोई भी इंसान हो वह पूरी इज्जत देते थे। उनमें किसी किस्म का घमंड नहीं था। यही कारण है कि उनसे बातचीत करके हर कोई अभिभूत हो जाता था। ऐसे ही एक मुलाकात में मैंने
पूछा कि आपने अपनी शैली कैसे विकसित की? उनका जवाब था, मैंने यही कोशिश की कि किसी की नकल न करूँ। आप किसी भी जगह पर रहें, आपका प्रयास मौलिक होना चाहिए। अपनी स्टाइल खुद बनाएँ। आप किसी दूसरे को महत्वपूर्ण बातें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी शैली में ही पेश करें। मैं अपनी ऑडियो और टीवी मैं भी रेडियो और टीवी पर प्रस्तुति के दिनों में सयानी साहब के इन शब्दों को जीने की कोशिश की। आज भी मैं उनकी यह सीख नहीं भूल पाता कि यदि वास्तविकता दिखाएँगे तो आपको कभी छिपाने का कोई प्रयास नहीं करना होगा और वह सबसे अलग भी होगी। मुझे लगता है अमीन सयानी साहब की सच्ची श्रद्धांजलि भी ये होगी कि हम हमेशा मौलिकता में विश्वास करें और नकल से दूर रहें। धन्यवाद।